नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कर्तव्य सीरीज। तो जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे आगामी जो एग्ज़ाम है जिसमें हमारे अधिशासी अधिकारी हो गया और समीक्षा अधिकारी और उसके अलावा बीपीडीओ का एग्ज़ाम है और कुछ नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है जिसमें एसआई हो गया या अन्य जो एग्ज़ाम है चाहे वो यूके पीएससी के हों या यूके ट्रिपलएससी के हों। तो यहाँ पर यह जो सीरीज है इसका जो उद्देश्य है यानी कि जो रोजाना आप 30 क्वेश्चन इस सीरीज में प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगी और साथ में उसकी पीडीएफ भी। तो इसमें आप डेली अगर यह वीडियो देखते हैं तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन के साथ साथ जो क्वेश्चन या प्रश्न होंगे तो उनको यहाँ पर उनके बारे में जो ऑप्शन है या अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी रखा जाएगा। तो यानी आप अगर ये सीरीज रोजाना देखते हैं तो यह आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस सीरीज का नाम हमने कर्तव्य सीरीज रखा है और जिसमें 30 प्रश्न प्रतिदिन होंगे और इसमें जो प्रश्नों की संख्या है तो उत्तराखंड के 8 प्रश्न, हिंदी के 5, सामान्य अध्ययन यानी जो जीएस है 8 प्रश्न होंगे। उसके अलावा कंप्यूटर और साथ में करंट अफेयर भी होगा। कंप्यूटर 5 और करंट अफेयर 4 प्रश्न होगा। तो आज से ये सीरीज हम 1 अक्टूबर 2023 से सीरीज शुरू कर रहे हैं या आज पहला दिन है और इसके बाद यह जो सीरीज है तो रोज़ाना आपको यह जो सीरीज है इसकी एक वीडियो चैनल पे हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन आएगी और यानी पढ़े वहीं जो एग्ज़ाम के लिए है सही। तो यानी इसमें आपको क्या है महत्वपूर्ण चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं कर्तव्य सीरीज। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा हिंदी से है। तो हिंदी का पहला प्रश्न हमारा कि मागधी भाषा से किस भाषा का विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मागधी भाषा से किस भाषा का विकास नहीं हुआ है तो इसका सही आंसर है हमारा गा यानी गुजराती। तो मागधी भाषा की बात करें तो मागधी भाषा अपभ्रंश की से विकसित ये भाषाएं हैं और जिसमें हमारे अपभ्रंश से ही हमारी जो हिंदी भाषा है जो वर्तमान रूप में हम प्रयोग करते हैं तो हिंदी भाषा का भी विकास हुआ है और इसका सही आंसर है गुजराती। तो मागधी भाषा से विकास नहीं हुआ, बाकी जो बिहारी उड़िया है और असमिया इसके साथ साथ जो बांग्ला भाषा है तो बांग्ला भाषा का विकास भी मागधी भाषा से हुआ है। तो यहाँ पर जो गुजराती भाषा है तो ये सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। तो सौर सैनी का रूप है गुजराती पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर गुजराती हो जाएगा यानी ये मागधी भाषा से इसका विकास नहीं हुआ है। तो इसके अलावा अगर हम जब अपभ्रंश भाषा से भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की बात करें तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि जो अपभ्रंश से संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाएंगे ये जरूर पूछे जाते हैं कौन सी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये अपभ्रंश के भेद हैं जिसमें सौरसैनी भाषा की बात करें तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। तो ये हिंदी का विकास क्रम है। तो सौरसैनी की बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी हिंदी से यहाँ पर विकास हुआ है और राजस्थानी गुजराती। उसके बाद अर्धमागधी बात करें तो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी की बात करें तो बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया ऊपर पढ़ चुके हैं। इसके बाद खस की बात करें तो खस से पहाड़ी भाषाएं निकली हैं और ब्राचट से पंजाबी और सिंधी भाषा निकली है और महाराष्ट्री से मराठी भाषा का यहाँ पर विकास हुआ है। तो ये अपभ्रंश के भेद हैं और सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचट, महाराष्ट्री इनसे फिर अन्य भाषाएं यहाँ पर निकली हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि छायावाद की लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है। तो छायावाद की जो लघुत्रयी है तो इसमें कौन सा जो कवि है वह शामिल नहीं है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और राम कुमार वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है तो इसका सही आंसर है फर्स्ट जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर जो छायावाद युग है तो छायावाद युग के यहाँ पर प्रथम कवि या प्रमुख कवियों में से एक है जयशंकर प्रसाद जी और इनको लघुत्रय में शामिल नहीं किया जाता है। इसमें छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं तो उनमें से एक है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर हिंदी के विकास काल में छायावाद युग आता है 1918 से 36 तक और इसमें 4 स्तंभ माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो ये चारों क्या हैं 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं तो उसमें छायावाद स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और इसके अलावा जो लघुत्रयी की अगर हम बात करें तो ये जो 3 कवि हैं
जिसमें महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और रामकुमार वर्मा हैं। तो ये जो तीन यहाँ पर रचनाकार हैं, तो इन तीनों को यहाँ पर छायावाद की लघु त्रयी कहते हैं। लेकिन अगर हम चार स्तंभों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पर जो यहाँ पर चार स्तंभ हैं तो उनमें आते हैं, जिसमें महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो ये एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि महादेवी वर्मा लघु त्रयी और चार स्तंभ दोनों में यहाँ पर इनका नाम आता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला नागरी प्रचारणी सभा 1893, दूसरा प्रथम हिंदी सम्मेलन 1910, तीसरा है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 और अंतिम है नागरी लिपि परिषद 1976। तो इसका सही आंसर है नागरी लिपि परिषद 1976। तो ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर अगर हम नागरी जो लिपि परिषद है तो 1975 में इसकी स्थापना होती है, तो इसे 76 दिया है, यानी ये गलत हो जाएगा। तो हिंदी के विकास के में जो प्रमुख अन्य संस्थाएं हैं तो उनके योगदान की यह बात कर रहा है, कौन कौन से प्रमुख संस्थाएं थी। तो इसमें नागरी प्रचारणी सभा, तो नागरी प्रचारणी देवनागरी का यहाँ पर नागरी लिपि भी कहा जा सकता है। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है 1893 में और ये वाराणसी में की जाती है। और हिंदी की जो नागरी लिपि है और हिंदी का जो विकास है तो इन संस्थाओं के द्वारा इसमें योगदान दिया जाता है। और श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार यहाँ पर इसके प्रमुख सदस्यों में से एक होते हैं। इसके बाद है प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में आयोजित किया जाता है मद्रास में, और इसके जो सभापति रहते हैं तो मदन मोहन मालवीय जी इसके सभापति रहते हैं। इसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गठित होती है 1976 में वर्धा गुजरात में, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा नागरी लिपि परिषद, और यह 1976 है, तो नागरी लिपि परिषद यहाँ पर 1976 में बनती है, 1975 में बनती है और इसका गठन दिल्ली में होता है। प्रगतिशील लेखक संघ है तो 1936 में लखनऊ में इसका स्थापना की जाती है। तो ये कुछ यहाँ पर संस्थाएं जिनका हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर 1918 में, और सभापति इसके महात्मा गांधी रहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं या सम्मेलन हैं जो लगातार हिंदी को बढ़ावा देते हैं, और उसी के कारण यहाँ पर हिंदी हमारी 14 सितंबर को जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया गया है। और देवनागरी लिपि यहाँ पर हिंदी की जो लिपि है तो देवनागरी लिपि को बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अधिनियम और विधेयकों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय की जो अधिनियम या विधेयकों की भाषा होती है तो उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 346, 348, 349 और 351। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 343 से लेकर 351 तक यहाँ पर जो भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं, राजभाषा से संबंधित, तो उनका वर्णन किया गया है, भाग 17 में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 348। तो 348 में यहाँ पर राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, और इसमें 348 में उच्चतम जो न्यायालय है और उच्च न्यायालय उनके जो अधिनियम है, विधेयक होंगे, वो किस भाषा में होंगे इसका वर्णन किया गया है। तो मुख्यतः यहाँ पर अंग्रेजी भाषा, अगर जब तक प्रावधान नहीं होते तब तक अंग्रेजी बनी रहेगी। तो इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो राजभाषा से संबंधित प्रावधान भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 346 की बात करें तो राज्य के द्वारा जो आपस में, यानी जो दो राज्य हैं और इसके अलावा संघ है, जो सेंटर है, केंद्र सरकार है, तो दो राज्य आपस में बात कर सकते हैं हिंदी में। इसके अलावा संघ दोनों राज्यों से या एक राज्य से बात कर सकता है, पत्राचार कर सकता है। लेकिन दो राज्यों के बीच अगर पत्राचार होगा तो वह दोनों राज्यों के बीच यानी आपसी समझौते के बाद ही यहाँ पर हिंदी में पत्राचार किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 346 में इस प्रकार के प्रावधान है राजभाषा से संबंधित। 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो 349 है तो यानी राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना यहाँ पर संसद में भाषा से संबंधित जो अधिनियम है या विधेयक प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर राजभाषा आयोग है तो उस राजभाषा आयोग से सलाह के बाद ही यहाँ पर जो अधिनियम हैं, विधेयक हैं, तो उन पर यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा साइन किए जाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान अनुच्छेद 300
तो अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार के लिए यहाँ पर विशेष निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाएं, और इसी के तहत यहाँ पर जो केंद्र सरकार है तो विश्व हिंदी सम्मेलनों का भी आयोजन करते हैं। अभी तक 12 सम्मेलन हो चुके हैं, और इसके साथ ये जो सम्मेलन है तो विभिन्न देशों में आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के लिए स्पष्ट निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं संविधान में। इसके बाद प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर भाषा जो हमारे 8वीं अनुसूची है तो उसमें शामिल भाषाएं हैं, तो उनसे संबंधित है पहला 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी और मराठी। तो यहाँ पर सिंधी और मराठी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 71 संविधान संशोधन 1992, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तीसरा है 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और अंतिम ऑप्शन है सभी सही हैं। तो इन चारों में से हम देखते हैं कि जो 21वां संविधान संशोधन था तो इसमें केवल सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, मराठी नहीं जोड़ी गई है। तो यहाँ पर ये इसका सही आंसर क हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाकी जो दो अन्य यहाँ पर संशोधन है तो ये इन दोनों संशोधनों में 71वें में यहाँ पर 92 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जोड़ी जाती है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर 1967 में केवल सिंधी को जोड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पर 97वें संविधान संशोधन किया जाता है, और इसमें जो उड़िया भाषा है तो उसका नाम बदलकर ओडिया कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया, उड़िया भाषा का नाम। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कौन करता है। तो संसद के जो दोनों सत्र हैं तो उनका सत्रावसान करता है संसदीय मामलों के मंत्री, फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति और अंतिम है लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं वह करते हैं। तो इसका सही आंसर खा हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर संसदीय जो दोनों सदन हैं तो उनका सत्रावसान, और यहाँ पर प्रारंभ में जो अभिभाषण होता है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आहूत भी राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। जबकि दोनों सदनों की जो बैठक है तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। और वर्तमान में अगर हम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला है, 18वें ये लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। और लोकसभा की अध्यक्ष की नियुक्ति का जो प्रावधान है तो अनुच्छेद 93 में यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। इसके बाद प्रश्न है कि राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य में विधान परिषदें नहीं हैं, 5-6 राज्यों में संभवतः यहाँ पर विधान परिषदें हैं। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वह विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं 1/6, 1/3, 1/12 और 5/6। तो यह जो है 1/3 सदस्य यहाँ पर विधान परिषद के जो सदस्य हैं तो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो कई बार यह पूछा जाता है वैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन 6 राज्यों में यहाँ पर विधान परिषदें हैं। और यह जो राज्य विधानमंडल होते हैं तो यह दूसरा सदन होता है, या इसको उच्च सदन भी यहाँ पर कहा जाता है। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा होती है उसी प्रकार यहाँ पर विधान परिषदें होती हैं राज्यों में। यह जो 6 भारतीय राज्यों के लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। तो यानी जो विधानमंडल है तो विधानमंडल की ऊपरी या सभा होती है, उच्च सदन होता है। इसके बाद है किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना होती है। तो नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। तो नाबार्ड द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में कई बार पूछा जा चुका है। और शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। तो शिवरामन समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है और उसकी सिफारिश पर ही इसकी स्थापना की जाती है 1982 में। और ग्रामीण क्षेत्र में यह जो कार्य नाबार्ड है तो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्था है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था यह ब्रिटिश काल का प्रश्न है कि किसने यहाँ पर रद्द किया था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पर वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था तो उसको रद्द करने का कार्य किया गया। और जबकि जो प्रेस एक्ट था तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 में 76 से 80 में पारित हुआ, जिसमें सरकार को मुद्रित देशद्रोही सामग्री छापने वालों को
जो छापने वाले अखबारों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया गया, यानी उनको बंद करने के लिए कि उनके खिलाफ कुछ भी जो देशद्रोही विरोधी सामग्री है, तो उस प्रकार की सामग्री या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो सामग्री छपती है तो वह न छप पाए। इसके बाद प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या शाह आलम द्वितीय। तो 1764 की बात करें तो शाह आलम द्वितीय यहाँ पर बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक रहते हैं। तो यहाँ पर बक्सर के 1764 में हेक्टर मनरो के नेतृत्व वाले ब्रिटिश सेना और शाह आलम, मुगल सम्राट शुजा-उद-दौला और अवध के नवाब रहते हैं, मीर कासिम रहते हैं, बंगाल के नवाब। तो उनकी संयुक्त सेना के द्वारा इनके जो बक्सर का युद्ध है तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर निर्णायक जीत यहाँ पर कंपनी की होती है। और इस युद्ध में जो शाह आलम, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम हैं, तो इनकी जो संयुक्त सेना रहती है वह हार जाती है और इसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश राज स्थापित हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है। तो ये पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एस तरंगे। तो यानी जो तरल पदार्थ हैं तो उनसे न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर है एस तरंगे, यहाँ पर गुजर नहीं सकती हैं। तो सामान्यतः जो भूकंप तरंगे हैं इनको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भूगर्भीय तरंगे जिसमें पी तरंगे और एस तरंगे आती हैं। दूसरी है धरातलीय तरंगे जिसमें एल तरंगे आती हैं। सबसे पहले जो पी तरंगे हैं तो इनकी उत्पत्ति होती है और पृथ्वी की सतह या सबसे पहले जो पी तरंगों को ही अनुभव किया जाता है और इनको प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। यह जो तरंगे हैं तो तीनों माध्यम ठोस, द्रव और गैस से गुजर सकती है। इसके बाद प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दादर नगर हवेली या दमन द्वीप, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा पांडुचेरी या लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। तो 26 जनवरी 2020 से दादर नगर हवेली और दमन व द्वीप को भी एक कर दिया गया। इसके अलावा लक्षद्वीप की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर में है, जो सबसे कम है, जबकि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है तो यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 31 अक्टूबर 2019 को, जैसा कि हम जानते हैं, जम्मू कश्मीर को सरकार के द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है और दो केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होता है, पहला जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। भाग 4 का, दूसरा भाग 3, तीसरा भाग 2 का और भाग 1। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, भाग 4 का। तो मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में वर्णन है, तो यहाँ पर ये पूर्व जो सोवियत संघ था यानी यूएसएसआर था, यानी जो वर्तमान में रूस कह सकते हैं हम, तो मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं और यह स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उसके द्वारा यहाँ पर अनुशंसा की गई थी या सिफारिश की गई थी। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और यह जो कर्तव्य थे यह मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्यों को प्रारंभ में जोड़ा जाता है 42वें संविधान संशोधन, और यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कर्तव्य 1976 को जोड़ा जाता है। और इनके लागू करने की बात करें तो यह केवल नागरिकों के लिए लागू है मौलिक कर्तव्य। और 2002 में यहाँ पर जो 11वां कर्तव्य है वह वापस जोड़ा जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। पहला, उत्तराखंड पुरातत्व का जनक हेनवुड। दूसरा है ऑप्शन है पश्चिमी रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन खोज यशोधर मठपाल। तीसरा है मोरध्वज उत्खनन एम मरकम और अंतिम है देवीधुरा कपमार्क्स यशवंत कटोच। तो इसका जो सही आंसर है तो ये हो जाएगा घा, यानी जो देवीधुरा कपमार्क्स है तो इसका जो खोज करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है एमपी जोशी को। और उत्तराखंड पुरातत्व के जन्म की बात करें तो यहाँ पर हेनवुड को जाता है। 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज करते हैं। और उसके अलावा बादराबाद में जो ताम्र उपकरण या मृदभांड खोजे थे तो यह 1951 में खोजे जाते हैं और 1953 में यहाँ पर प्रॉपर उत्खनन करवाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर ताम्र उपकरण के साथ कुछ पाषाणकालीन उपकरण भी मिलते हैं। इसके अलावा धनकल गांव रानीखेत में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के द्वारा उत्खनन करवाया जाता है और इसमें नेतृत्व करते हैं एमपी जोशी और डीएस नेगी के द्वारा, उनके नेतृत्व में उत्खनन किया जाता है।
और उसके अलावा उत्तराखंड के मंदिरों का 1919 और 20 में अध्ययन किया जाता है दयाराम साहनी। यह वही दयाराम साहनी है जिनके द्वारा 1921 में यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है। इसके बाद प्रश्न है कि किरात जाति के संबंध में सही कथन है। तो स्कंद पुराण में वर्णन, भिल्ल शब्द का वर्णन मिलता है। मुख्य इनकी भाषा इनकी किराती है। प्राचीन जाति यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल प्राचीन जाति माना, और वंशजों द्वारा निवास क्या है, गढ़वाल में है। तो इसमें कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पर सही एकमात्र है स्कंद पुराण वाला, कि स्कंद पुराण में भिल्ल शब्द का वर्णन है। किरात जाति के लिए मुख्य भाषा की बात करें तो मुंडा इनकी भाषा है। प्राचीनतम जाति शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ पर कोलों को माना है, न कि किरातों को। और इनके वंशजों की बात करें तो ये पिथौरागढ़ में अस्कोट डीडीहाट के क्षेत्र में रहते हैं, न कि गढ़वाल में। तो बाकी तीनों गलत हैं। तो यहाँ पर किरात प्रजाति की अगर हम तो इसका सही उत्तर फर्स्ट का हो जाएगा। किरात प्रजाति की बात करें तो यहाँ पर कोल के बाद यहाँ पर किरात प्रजाति की जानकारी मिलती है, और यह उत्तराखंड की प्राचीनतम प्रजातियों में से एक है। भाषा मुंडा इनकी मुख्य भाषा मानी जाती है, और मुख्य खाद्य इनका माना जाता है सत्तू। और इनका वर्णन की बात करें तो महाभारत, रघुवंश, महाकाव्य और कादम्बरी में इनका वर्णन देखने को हमें मिलता है। इनके वंशज निवास की बात करें तो अस्कोट डीडीहाट इनके वंशज निवास करते हैं। और प्राचीनतम जाति, इनकी जो प्राचीनतम जाति माना है तो जॉर्ज गैरिसन ने इनको उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति माना है। इसके बाद है अगला प्रश्न है कि शैल चित्रों का संग्रहालय किस गुफा को कहा जाता है? तो शैल चित्रों का संग्रहालय किस गुफा को कहा जाता है? पहला प्रश्न ग्वारकिया, दूसरा लाखोडिया, तीसरा मलारी और अंतिम ऑप्शन है लोथा। तो यहाँ पर शैल चित्रों का जो संग्रहालय है तो वह लाखो गुफा को कहा जाता है। तो लाखो गुफा की बात करें तो यहाँ पर खोज MP जोशी द्वारा, और यह स्थित है बाड़ाचीना के निकट दलबैंड के सुयाल नदी के तट पर है। और 1968 में यहाँ पर खोज की जाती है MP जोशी के द्वारा, यानी महेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। और इसका जो मुख्य विषय है तो विभिन्न प्रकार के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुख्य विषय इसका सामूहिक नृत्य है, और इसकी तुलना भीमबेटका जो शैलाश्रय प्राप्त होता है जहाँ से शैलचित्रों की प्राप्ति होती है तो भीमबेटका से इसकी तुलना की जाती है। और इसका आकार नागफनी आकार का है। तो यहाँ पर मानव और पशुओं के चित्र बने हुए हैं, और यहाँ पर जो मुख्य विषय है तो सामूहिक नृत्य है। तो ये पहले उत्तराखंड के शैल चित्रों की खोज की अगर हम बात करें तो 1968 में यहाँ पर MP जोशी के द्वारा जो यह खोज की गई थी तो यह राज्य की पहली शैल चित्रों की खोज भी मानी जाती है। इसके बाद प्रश्न है कि देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक किसमें बताया गया है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा स्कंद पुराण, तीसरा महाभारत और अंतिम है सभी। तो यहाँ पर जो देवप्रयाग नामक स्थल है तो इसे समग्र पापों का विनाशक व तीर्थों का शिरोमणि जो बताया गया है तो वह बताया गया है महाभारत के वन पर्व में। तो महाभारत के वन पर्व में यहाँ पर देवप्रयाग का वर्णन किया गया है। देवप्रयाग की बात करें टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, पंच प्रयागों में से एक है। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं यानी जो 4 धाम हमारी यात्रा प्रारंभ होती है तो उसमें यहाँ पर NH जो 7 है, पहले NH 58 था, तो देवप्रयाग पहला प्रयाग आता है जो कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। और इसके बाद ही यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्रह्म कपाली नामक स्थल किस धाम के निकट है? तो ब्रह्म कपाली नामक जो यह स्थल है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो इसका सही आंसर है ब्रह्म कपाली। और ब्रह्म कपाली की बात करें तो पितरों को यहाँ पर पिंड अर्पण के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण कब करवाया? तो ये गोरखाकालीन प्रश्न है। 1790, 1805, 1815 और 1807। तो इसका सही आंसर है डी 1807। तो 1807 में अमर सिंह थापा यहाँ पर प्रमुख सेनापति रहते हैं गोरखाओं के। इनके द्वारा यहाँ पर गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और इसका जो पुनरुद्धार है तो जयपुर के राजा माधव सिंह के द्वारा यहाँ पर पुनरुद्धार करवाया जाता है। यानी लगातार हम देखते हैं कुछ समय बाद यहाँ पर जो मंदिर बनते हैं उनको मंदिर या कोई अन्य निर्माण होता है तो उसकी क्षति हो जाती है, तो पुनरुद्धार यहाँ पर लगातार करवाया जाता है। तो जयपुर के राजा माधव सिंह के द्वारा करवाया गया। और यहाँ पर मंदिर की बात अगर हम करें तो गंगोत्री मंदिर में मुखवा ग्राम के पुजारी हैं, और अक्षय तृतीया को यहाँ पर गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाते हैं। और 3048 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले में यह स्थित। इसके बाद प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन हाट कालिका देवी, जवानों की रक्षक, उसके बाद परमोच्च न्यायालय, गोलू देवता मंदिर, बाड़ा देवता का मंदिर कटारमल और हिमालय की द्वारिका जागेश्वर।
तो इसका सही आंसर है डी कि हिमालय की द्वारिका जागेश्वर नहीं कहा जाता, द्वारा हाट को कहा जाता है। हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़ में है, जवानों की रक्षक देवी माना जाता है। प्रमोच्च न्यायालय गोलू देवता मंदिर को कहा जाता है, अल्मोड़ा में स्थित है। और बड़ादित्य मंदिर कटारमल, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर डी हो जाएगा, हिमालय की द्वारिका। यहाँ पर द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका कहा जाता है, जागेश्वर को नहीं। जागेश्वर की बात करें तो जटागंगा नदी के किनारे स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मंजाली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मंजाली का सूर्य मंदिर स्थित है, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मंजाली का जो सूर्य मंदिर है तो वह पुरोला में स्थित है और इसका सी सही आंसर है। पुष्पक शैली में बना हुआ है और पुरोला में ही कमल नदी बहती है, जिसे यहाँ पर पुरोला घाटी का वरदान भी कहा जाता है। और तो यहीं पर यहाँ पर मंजाली का सूर्य मंदिर भी स्थित है, जो कि पुष्पक शैली में है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो बीपीएस, एमआईपीएस, बॉड और हर्ट्ज में। तो इसका सही आंसर है खा। एमआईपीएस में कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की गति होती है उनको मापा जाता है, किस प्रकार कार्य कर रहा है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, एमआईपीएस। इसके बाद प्रश्न है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम की बात करें बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य, तो इसका सही आंसर है घा, मुख्य मेमोरी है रैम। इसके बाद बैंक में जो चेक व ड्राफ्ट का प्रयोग होता है तो इनमें बारकोड, एमआईसीआर, ओएमआर या यूपीसी, तो इसमें प्रयोग होता है एमआईसीआर का। तो यानी जो चेक या ड्राफ्ट होते हैं उसमें सबसे नीचे जो कुछ नंबर लिखे होते हैं तो इनको एमआईसीआर कहते हैं। और ये जो विशेष चुंबकीय इनमें स्याही से ये लिखे होते हैं, तो इसमें विशेष चुंबकीय स्याही का प्रयोग होता है, जिनको यहाँ पर पढ़ा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है लेजर बीम, आवेशित स्याही टोनर और अंतिम है प्रकाशित ड्रम। तो डी इसका जो आंसर सही आंसर है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का प्रयोग होता है, आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग होता है और प्रकाशित ड्रम का प्रयोग होता है, तो सभी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के समस्त सूचनाएं या आउटपुट देने के लिए किसका प्रयोग होता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, एएलयू या सीपीयू। तो इसका सही आंसर है मॉनिटर। यानी अगर हम कुछ भी सूचनाएं जो कंप्यूटर के देखना चाहते हैं तो वह हमें मॉनिटर पर देखते हैं, या कोई इनपुट देते हैं तो उसका जो आउटपुट है तो वह हमें मॉनिटर के स्क्रीन पर देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर के प्रश्न हैं कुछ, जिसमें हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में जो एअस्पा है उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर आपने समाचार अगर लगातार आप सुने होंगे तो मणिपुर जो विवाद है, तो लगातार मणिपुर में यहाँ पर आपस में जो वहाँ की जातियाँ हैं तो वह आपस में लड़ रहे हैं। तो मणिपुर यहाँ पर लगातार काफ़ी समय से विवादित क्षेत्र बना हुआ है और राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर शांति व्यवस्था के लिए अस्पा यहाँ पर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही आंसर है सी। तो बनमाली अग्रवाल को यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंटेल आइडिया का अध्यक्ष बनाया गया, इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है सी, गोकुल सुब्रमण्यम जी को। तो हाल ही में इंटेल इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है गोकुल सुब्रमण्यम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का इस कर्तव्य सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो यह हमारे ही राज्य में हुआ है, उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो मसूरी में हाल ही में देश के पहले फोटोग्राफी जो संग्रहालय है तो इसकी स्थापना की गई है और यह मसूरी में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न कर्तव्य सीरीज के। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। बाकी इसकी जो PDF है तो वह आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF डेली उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।